अच्छा, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कर चुके हैं। तो आज मुझे हल्का फुल्का वर्क के बारे में बताना बस, और उसके बाद वर्क पावर और एनर्जी को रैप अप करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में आप जंप कर जाएंगे, द ग्रेविटेशन। चलो देखो, मैंने आप लोगों को वर्क बता दिया था, उसका एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ। वर्क को हम एफ एस कॉस थीटा ऐसे भी मेजर कर सकते थे, और उसको हम, ठीक है भाई, नॉर्मल भी चलेगा, ठंडे से तो नॉर्मल अच्छा, और उसे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वैसे भी नापते थे। उसके बाद फिर हमने देखी एनर्जी, ऊर्जा, और एनर्जी के हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, तमाम तरह के टाइप्स थे कुछ, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज। फिर मैंने पोटेंशियल एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बताए थे। एक स्प्रिंग वाला बताया था, हाफ के एक्स स्क्वायर्ड, फिर एक मैंने आपको ग्रेविटी वाला बताया था, mgh, और एक बताया था गुरुत्वाकर्षण से ही बहुत लंबी दूरी पर -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते थे, जिसमें से 1/2 mv², इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका था। और जो दूसरा फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि वो इतना रेलेवेंट है भी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमने किया था द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, और उसमें हमने देखा कि एनर्जी ना तो बन सकती है ना खत्म हो सकती है, टोटल एनर्जी उतनी ही रहती है। हो सकता है उसका अलग अलग रूप कम ज़्यादा हो जाए, तो कहीं पोटेंशियल कम हो गया तो काइनेटिक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं काइनेटिक कम हो गया तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी है, कुल ऊर्जा, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। और उसमें हमने सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक के ही उदाहरण लिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगे। ऊर्जा का संरक्षण दरअसल एनर्जी के सभी रूपों पर लग सकता है, चाहे फिर वो हीट हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो साउंड हो, वगैरह वगैरह, वो कोई भी एनर्जी का रूप हो, सभी के ऊपर ऊर्जा का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें उससे आगे देखना है आज पावर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं शक्ति। तो पावर का टॉपिक शुरू करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ, बल्कि मिटाने से पहले मैं कुछ मॉर्निंग कॉम्प्लीमेंट्स, सारी चीज़ें जो भी आपके कमेंट्स वगैरह हैं वो पढ़ लेते हैं। तोहफा, आशीर्वाद, रजनीश, आशीर्वाद, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। लीवर के बारे में बता दीजिए, लीवर बचा हुआ था अपना, ठीक है, लीवर, उत्तोलक, ये भी अपना बचा हुआ है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण गुणा में कोणीय वेग इज इक्वल टू, ये पूछ रहे हैं जड़त्व आघूर्ण गुणा में कोणीय वेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, वो उसका आंसर है चंदन। चलो ठीक है, तो मिटा के पावर का टॉपिक शुरू करते हैं। पावर का टॉपिक, पावर बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। पावर, पावर होती है कितनी एनर्जी खा गए कितने से टाइम के अंदर। ये तो हिंदी में आपने कितनी ऊर्जा की खपत कर ली कितने से समय के भीतर, उसे हम पावर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप 400 जूल की एनर्जी खा जाते हैं 10 सेकंड के अंदर, तो 10 सेकंड में 400 जूल की खपत हो गई है, तो हम बोलते हैं कि इसमें है 40 वाट पावर। ठीक है, तो जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट, जिसमें जे बड़ा है, डब्ल्यू बड़ा है, लेकिन एस छोटा है। अब इसमें एनर्जी की जगह कभी कभी वर्क यानी कार्य भी हो सकता है। इसके अलावा पावर की एक और यूनिट, एक और फॉर्मूला भी है, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युतीय शक्ति अगर कभी हो इलेक्ट्रिक पावर, तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, पावर इज इक्वल टू आई गुणा में वी। अब इसमें आई क्या चीज है? आई है द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और वी क्या है? द वोल्टेज, वोल्टता। तो अगर मान लीजिए मैं आपको कभी ऐसे बता दूं
कि 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 110 वोल्ट है, तो बताइए पावर कितनी? तो आप सीधा 330 वाट ऐसे बोल देंगे। एम्पियर को वोल्ट में गुणा किया, वाट निकलेगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए, एक तो एनर्जी या वर्क बटे में टाइम, पहला फॉर्मूला, और दूसरा है करंट गुणा में वोल्टेज, दूसरा फॉर्मूला। फिर इसमें एक कॉमन यूनिट होती है द किलोवाट आवर। वो किलोवाट आवर क्या चीज़ है वो समझते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। इसमें से मुझे ध्यान है कि शायद ऊपर वाला पार्ट मैंने बता दिया था, जो नीचे छुपा हुआ है, जो सॉरी नीचे जो भी लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ मैंने आपको पिछली बार नहीं बताई थी। अब इसमें एक यूनिट आती है किलो वाट आर, तो इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं KWH। तो के का छोटा के मतलब किलो, W बड़ा है वाट, और आर का HR छोटा। इसमें ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि कौन सा लेटर कैपिटल है कौन सा स्मॉल है। स्टूडेंट्स कई बार गलती से ऐसे भी लिखते हैं किलो वाट आर, ऐसे नहीं लिखना। स्मॉल कैपिटल इनसे अपना कुछ फर्क पड़ता है। यू शुड पे अटेंशन टू दोस टर्म्स। अब किलो वाट आर होता क्या है? तो 1 किलो वाट आर कितना होता है उसका अर्थ समझते हैं। पेपर में पूछता है बताइए पावर की यूनिट है कि एनर्जी की है कि स्पीड की यूनिट है, किस चीज़ की यूनिट है, मात्रक किसका है? तो देखते हैं एक मतलब एक, ठीक है। किलो, किलो बोले तो 1000, तो किलो सिर्फ एक नंबर है, किलो कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, किलो इज जस्ट अ नंबर। जैसे किलोमीटर यानी 1000 मीटर, किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, तो किलो का मतलब 1000 और कुछ नहीं। ठीक है। वाट, वाट का मतलब अभी अभी बताया था जूल पर सेकंड, जो थोड़ी देर पहले मैंने मिटा दिया, जूल पर सेकंड। फिर आर, घंटा, 1 घंटा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब आप सेकंड से सेकंड उड़ा सकते हैं, तो जिस तरह से आप नंबर्स को गुणा भाग करते हैं आप उसी तरह से यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। आपके सामने है 36 00 000 जूल, जूल बचा क्योंकि सेकंड तो चली गई, तो 36 लाख जूल, 36 लाख जूल, इसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। इसी को बोलते हैं बिजली की एक यूनिट। तो बिजली की आपके मान लीजिए यूनिट 6 रुपए की, 4 रुपए की, कुछ जो भी है, वो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होती है, वो 36 लाख जूल रहेगा। ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये ज़्यादा ठीक है कि ये ज़्यादा ठीक है? वेल उन्होंने एक मेन डिफरेंस HR और H का किया है। तो एक स्टूडेंट ने ये लिखा है कि सर किलो वाट आर ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट है या किलो वाट आर? वेल आई एम नॉट श्योर, मुझे खुद ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आर SI यूनिट्स है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई स्टैंडर्ड होगा इंटरनेशनल। बट स्टिल अब ये अच्छा सवाल है, मुझे चेक करना चाहिए। मैं इसको पता करके आपको नेक्स्ट क्लास तक बताऊंगा। मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा बेटर होगा, बट आई हैव नो बेसिस टू से दैट। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो बिना पढ़े मैं फिर उसका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकता, तो ये मैं पढ़ के बताऊंगा। ओके, तो 36 लाख जूल एक यूनिट होती है, और वो उसमें आपको रेट बता देगा कि एक यूनिट 4 रुपए की है। एक कोई बल्ब 100 वाट का है, वो 3 घंटे जला, तो बताइए कितने रुपए का बिल निकल गया। ऐसा एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को उसका आइडिया आ जाए। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसे। तो मान लीजिए मैं अपनी मनमर्जी से कोई मनगढ़ंत सवाल बना रहा हूँ कि बिजली की एक यूनिट 6 रुपए की है, और लेट से एक बल्ब है, वो बल्ब जलता है 10 घंटे एवरी डे फॉर वीकेंड्स, वीकडेज कर देते हैं इसको, वीकडेज पे वो जलता है होल मंथ। उदाहरण के तौर पे आप जब सरकारी नौकरी पकड़ लेंगे तो आप लोगों को ऑफिस में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और इन 5 दिन ही जाना होगा। सैटरडे संडे की सरकारी छुट्टी होती है। ठीक है, तो ये पांचों हमारे लिए मान लीजिए वीकडेज हैं, तो सैटरडे और संडे को मैं वीकेंड्स में काउंट कर रहा हूँ। तो ऐसे में जब आप ऑफिस जाया करेंगे तो सुबह सुबह बल्ब चालू करेगा कोई पीएन, कोई चपड़ासी जो भी वहाँ होगा, शाम तक वो बल्ब जलेगा और रात को स्विच ऑफ रहेगा, और वो सैटरडे संडे भी बल्ब स्विच ऑफ रहेगा।
तो वो सिर्फ हफ्ते में 5 ही दिन चल रहा है और डेली मान लीजिए 10-10 घंटे चल रहा है। और ये बल्ब 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब है। या इसको 40 वाट की कोई एलईडी कर देता है, 40 वाट का सीएफएल कर देता है, ठीक है। तो 40 वाट का एक सीएफएल बल्ब है और वो ऐसे ऐसे करके चलता है। तो बताइए महीने के आखिर में बिल कितना आया? तो फिर पूछेगा बिल कितना हुआ, आंसर निकालता है। मैं बहुत लंबे तरीके से निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। बाद में आप खुद अपने अपने धीरे धीरे इसके शॉर्टकट्स बना सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता शॉर्टकट्स अपने खुद के बनाना। आपको अंदाजा आ जाएगा कि ऐसा प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तो ये स्टेप में एलिमिनेट क्यों ना कर दूं। बट एक बार पूरे लंबे तरीके से मैं आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। तो मुझे बिल के लिए चाहिए कि कितने जूल खर्च हुआ। तो कितने जूल खर्च हुए मुझे ये पता करना है। अगर मुझे जूल पता चल गए तो उसको 36 लाख से डिवाइड कर दूंगा और मुझे फिर ये यूनिट्स पता चल जाएंगी। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ जूल निकले और उसको मैं फिर 36 लाख से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगी बिजली की कितनी यूनिट खपत हुई। और एक बार अगर मुझे यूनिट्स मिल गई तो उसको फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे बस जूल पता करने हैं तो जूल पता करते हैं। बल्ब है 40 वाट का, इसका मतलब ये है कि 40 जूल खा जाएगा हर 1 सेकंड में। हर सेकंड जो 40 जूल खा जाए वो 40 वाट का बल्ब है। कितने सेकंड तक चलता है? ये चलता है 10 घंटे, 5 दिन, 4 हफ्ते। तो 4 हफ्तों में 5 दिन 10 घंटे चलेगा। हर रोज 24 घंटे होंगे, अरे सॉरी, हर घंटे में 60 मिनट होंगी। घंटे तो हम देख चुके हैं ना। और हर मिनट 60 सेकंड होंगी। तो इतने सेकंड ये चलेगा। तो अब आप सेकंड से सेकंड काट सकते हैं। तो कुल मिला के इतने जूल की खपत होगी। ये मुझे जूल पता चल गए। एक्स आ गया मेरा, एक्स मिल गया। अब इस एक्स को 36 लाख से भाग देना है तो मुझे यूनिट्स मिल जाएंगी। तो 36 लाख 36 लाख से मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। एक और जीरो से एक और जीरो गई, एक जीरो से एक और जीरो गई, 5 का 20 और एक जीरो से एक जीरो और गई, 6 से 6 गया। तो मेरा आंसर आ गया 4 दूनी 8, 8 जूल, 8 यूनिट, 8 यूनिट का बिजली का खर्चा। और 8 6 48, तो 48 रुपए ये खर्चा है। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको समझने के लिए 1 मिनट का समय लगा दें। इसमें से कोई डाउट वगैरह आया हो कि कैसे कर दिया, क्या कर दिया, मुझसे पूछ लो। द होल पॉइंट इज कि एक तो आपको ये पता करना है कि बल्ब कितने सेकंड चला। तो मुझे नंबर ऑफ सेकंड से मतलब है। अब एक दिन में 84,600 सेकंड कुछ है। आपको अगर वैसी वैल्यूज याद है 88,400 जो भी, तो उससे भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और इवेंचुअली द होल थिंग इज कि आपको एक तो सेकंड्स पता हो कितनी है और बल्ब कितने जूल हर सेकंड खा रहा है वो पता हो। तो कुल मिला के आपको जूल मिल जाएंगे। जूल को 36 लाख से भाग देंगे, आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। यूनिट मिल गई, आप उसको रेट से गुणा करेंगे जो भी दर है और आपको रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूँ। सर एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा सर, थोड़ा सा बताइए। चंदन, एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक अलग से मैं कराऊंगा, उससे मैं बता दूंगा। सुनील बोलते हैं सर आरआरबी जेई के रिजल्ट का प्रोटेस्ट करना सही है बच्चों का? मुझे नहीं पता था कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आशीर्वाद बोलते हैं सर एटलीस्ट नोट करने का टाइम तो दीजिए प्लीज। मैंने बहुत जल्दी मिटा दिया, शायद पिछले वाला, वो नीचे ऊपर वाला मिटा दिया था मैंने। आई एम सॉरी, मैं आगे से इतना जल्दी नहीं मिटाऊंगा। गौरव बोलते हैं 36 लाख कहाँ से आया? 36 लाख कहाँ से आया? मैंने 1 किलो वाट आवर को खुद कैलकुलेट किया था, वहां से 36 लाख आया था। उमाकांत भी पूछते हैं सर 36 लाख कैसे आ गया? उमाकांत, 36 लाख जूल 1 यूनिट होती है। ये मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल। ये चीज थोड़ी देर पहले लिखी थी। अब आपको जूल मिल गए हैं तो आप उसे 36 लाख से भाग देंगे तो यूनिट मिलेंगी, है ना। केमिस्ट्री के नोट्स नहीं अपलोड होंगे क्या गुरुजी? मुझे नहीं पता। सर 20 कैसे आया? 20 कैसे आया? ये 20 यहाँ पे 5 गुना में 4 था, 5 का 20 ऐसे था। हफ्ते में 5 दिन,
और 4 हफ्ते तो 5 दिन है हर हफ्ते जो बल्ब चलेगा, और कुल मिला के 4 हफ्तों तक चलेगा, तभी तो महीना पूरा निकल जाएगा। सर पेपर की डेट आ गई है, टाइम इंक्रीज करिए, 2 आवर्स क्लास करिए सर। पेपर की डेट आ गई है शायद एनटीपीसी की। ओके चंदन सर, एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। चंदन उसके लिए अलग चैप्टर कराऊंगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लो। लकी बोलता है सर नेक्स्ट चैप्टर टू रिजिड बॉडीज है, रिजिड बॉडीज ही करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का ध्यान आ गया, पहले वही करेंगे फिर, ठीक है, ग्रेविटी नहीं शुरू करेंगे। चलो तो ये मैं मिटा देता हूँ, मेरी तरफ से पावर का टॉपिक फिनिश है। ऐसे ही क्वेश्चंस बेसिक बेसिक लॉजिक लगा के कर सकते हैं। हाँ, चंदन बोलते हैं प्रारंभिक वेग है 3i+4j, त्वरण है 0.4i + 0.3j, तो 10 सेकंड बाद इसका चाल क्या होगा। स्पीड पूछी उसने। ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं पेपर में कभी आते हैं, मतलब यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा मैं कर तो दूंगा, पर आर्ट्स कॉमर्स वाले कंफ्यूज हो जाएंगे बुरी तरह से। अगर ये किसी पेपर में आया है तो मुझे एक बार इसका रेफरेंस दे दो तो मैं सॉल्व करूँ आपके लिए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी पेपर में कभी आया होगा या कभी आएगा। सर कपिल प्रेमी, ठीक है भाई, ओके। राहुल, कपिल, चंदन, एनटीपीसी का है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, बड़े गंदे क्वेश्चन है। U = 3i+4j ये दिया हुआ है, और A = 0.4i + 0.3j, और T = 10 सेकेंड दी हुई है। ओके देखो भाई, ये एक चंदन नाम का कोई स्टूडेंट है, उसने एक क्वेश्चन भेजा है। उसने बोला कि कोई गाड़ी है जो पहले इतनी स्पीड से चल रही है, अब ये उसकी शुरुआत में स्पीड है 3i+4j। तो जो आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं जिनके समझ में नहीं आया वो समझो इसका क्या मतलब है। जो फ्रेम होता है, मूवमेंट जब हम मेजर करते हैं वो बेसिकली एक फ्रेम के हिसाब से मेजर करते हैं कि कोई गाड़ी आगे जा रही है तो हम उसे बोलते हैं वो एक्स एक्सिस में है, कोई वस्तु अगर ऊपर नीचे चल रही है तो हम बोलते हैं वाई एक्सिस में है। ऐसी एक आगे पीछे भी हो सकती थी इस तरह, बोर्ड से बाहर और बोर्ड के अंदर, उसे हम बोल सकते थे जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जो भी गति होती है उसके लिए सिंबल इस्तेमाल होता है आई। तो आई का मतलब यहाँ पर यही है 3i, मतलब गाड़ी 3 की रफ्तार से तो आगे जा रही है। वाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जे, तो 4j इसका मतलब वो 4 की रफ्तार से ऊपर जा रही है, यानी 3 की रफ्तार से जा रही है आगे और 4 की रफ्तार से जा रही है ऊपर, यानी वो दोनों दिशाओं में जा रही है। एक्चुअल में वो गाड़ी ऐसे टेढ़ी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है किसी स्पीड से, और धीरे धीरे ऊपर भी जा रही है किसी स्पीड से। आगे बढ़ने की रफ्तार 3 है और उसके ऊपर बढ़ने की रफ्तार 4 है। इसका मतलब तो सिर्फ ये होता है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ये है 0.4i। अब आई का मतलब फिर से इस दिशा में, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण है वो इस दिशा में है 0.4, और जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है वो है 0.3। फिर ये बोलता है कि 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो अभी इस दिशा में उसकी स्पीड है 3 और इस दिशा में उसकी स्पीड है 4। ओके, हर सेकंड 0.4 उधर बढ़ेगा, तो इसमें पहले प्लस होगा 0.4, फिर उसमें प्लस होगा 0.4, फिर प्लस होगा 0.4, फिर प्लस होगा 0.4, ऐसा इसमें 10 बार जुड़ेगा, क्योंकि 10 सेकंड तक का काम है। तो कुल मिला के इसमें 7 हो चुका होगा। तो 4 जुड़ेगा, तो 4 जुड़ेगा तो 3 और 4 7। वाई एक्सिस में 4 था पहले, लेकिन अब हर सेकंड उसमें 0.3 जुड़ेगा, तो प्लस 0.3। वाई एक्सिस में फिर से प्लस 0.3, फिर से प्लस 0.3, और ऐसा इसमें भी 10 बार जुड़ेगा। तो इस 4 में 3 जुड़ चुका होगा, वो बनेगा 7। यानी अंत में जब मैं देखूंगा तब तक इस गाड़ी की स्पीड इस दिशा में 7 हो चुकी होगी और इस दिशा में भी 7 हो चुकी होगी। कुल मिलाकर उसकी स्पीड मानी जाएगी 7√2। अभी 7√2 कहाँ से आ गया, इसके लिए आपको
रिवाइंड करके वो वीडियो देखना पड़ेगा जहां पर मैंने मोमेंटम यानी संवेग में वेक्टर्स को आपस में जोड़ना सिखाया था कि दो सदिश राशियों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। तो उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा कि 7 और 7 को जोड़ के 7√2 कैसे हुआ। ठीक है, बाकी ये मुझे लगता नहीं कि ऐसे न्यूमेरिकल्स देने चाहिए एक नॉन टेक्निकल पार्ट में। अगर वो टेक्निकल पार्ट है तो क्वेश्चन दे दो, एनटीपीसी का क्वेश्चन नहीं लगता मुझे ये बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हमारा पावर का टॉपिक खत्म हो गया, एक लीवर का टॉपिक अपना बचा हुआ है, लीवर उत्तोलक। तो देखो लीवर क्या फंडा होता है। ये है कोई झूला, सीसो। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है। तो ये बच्चे इस तरह से अप डाउन होते रहते हैं, झूलते रहते हैं। तो ये एक लीवर का उदाहरण है। ऐसे ही आपके पास कोई कैंची है, ठीक है, तो कैंची इस पॉइंट पर, दो जो पेयर ऑफ सीजर्स हैं वो इस पॉइंट पर आपस में अटैच्ड हैं और आप यहाँ से इसको अप डाउन मूव कराते रह सकते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जो फिक्स होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जो फिक्स होता है। उसके अलावा बाकी सब कुछ, उसके दाएं बाएं जो चीजें हैं वो मूव हो सकती हैं। तो इधर भी ये बच्चा अप डाउन मूव हो रहा है, ये बच्चा ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है। ऐसे यहाँ भी चीजें अप डाउन मूव हो रही हैं लेकिन एक पॉइंट फिक्स है। ऐसी चीज को हम बोलते हैं लीवर या उत्तोलक। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन्स। सिंपल मशीन के कई कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक सिंपल मशीन ये होती है। ठीक है, तो अब जो पॉइंट फिक्स होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट, एफ बोले तो फिक्स, उसका अपना एक नाम होता है, उसे कहते हैं फलक्रम। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए कैंची है। अब कैंची के ऊपर यहाँ तो तुम लगाओगे फोर्स यानी बल, और बीच में ये है फलक्रम यानी एक फिक्स पॉइंट, और उधर यहाँ पर होगा जो भी चीज के ऊपर तुम्हें इफेक्ट डालना है, काटना है वगैरह वगैरह, तो ऑब्जेक्ट यानी वहां पर यह लोड, जहां पर तुम्हें इफेक्ट पैदा करना है तो उसे हम लोड बोलते हैं। कि कपड़ा काटना है तो लोड कपड़ा कहलाएगा। तो इसमें एक होता है फलक्रम, एक होता है ये फोर्स। फोर्स को हम एफर्ट बोल देते हैं कि आपने एफर्ट लगाया अपनी तरफ से जान लगाई। तो E इज द एफर्ट और L इज द लोड। तो अब ऐसे में आपसे ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो लीवर के बहुत सारे एग्जांपल है, उनमें से कोई एक एग्जांपल देगा, फिर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा लीवर का फर्स्ट टाइप का एग्जांपल है, लीवर के सेकंड टाइप का एग्जांपल कौन सा है, लीवर के तीसरे टाइप का एग्जांपल कौन सा है। तो 3 तरह के लीवर होते हैं, और वो 3 तरह के लीवर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। देखो लीवर फर्स्ट टाइप, दूसरे तरह का और तीसरे तरह का। थर्ड टाइप लीवर वो होता है जिसके बीच में एफर्ट होता है। सेकंड टाइप लीवर वो होता है जिसके बीच में लोड होता है। थर्ड टाइप लीवर वो होता है जिसके बीच में फलक्रम होता है। तो इन द मिडल, बीच में क्या है, उसके आधार पर ये लीवर के 3 टाइप बना रखे हैं। फर्स्ट टाइप लीवर वो जिसके बीच में फलक्रम बीच में। तो जो बच्चे झूल रहे थे उसके फलक्रम बीच में है और दाएं बाएं मूवमेंट है, या तो इधर या इधर। तो फर्स्ट टाइप का लीवर है। ऐसी जो कैंची का एग्जांपल था, कैंची का एग्जांपल है, ये भी फर्स्ट टाइप ही लीवर है क्योंकि फलक्रम बीच में है, बाकी इधर और इधर मूवमेंट हो रही है। फर्स्ट टाइप हो गया। ठीक है, एफ इज द फलक्रम, बीच में फलक्रम हो तो पहला प्रकार का लीवर उत्तोलक बन गया। सेकंड टाइप, बीच में लोड होना चाहिए, लोड बीच में होना चाहिए। जैसे ये कोई कचरा ढोने वाली गाड़ी, तो यहाँ से एक आदमी है कचरे की गाड़ी लेके भाग रहा है, इस कचरे में यहाँ पर बीच में लोड है, तो जितना भी बोझा है वो बीच में है। फलक्रम इस बार वहां है, वो रहा। जिस पॉइंट के गिर्द ये चीज दाएं बाएं ऐसे रोटेट हो सकती है, तो आप ट्रॉली को लेके ऐसे अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। तो जो पॉइंट यहाँ फिक्स है जिसके चारों तरफ बाकी सब कुछ घूमेगा, वो एंड में है। तो फलक्रम तो एंड में चला गया, लोड इस बार बीच में आ गया, और यहाँ आदमी का एफर्ट इधर है, आदमी अपनी जान इधर से लगाएगा, तो एफर्ट यहाँ, फलक्रम यहाँ, बीच में हो गया लोड।
तो ये हो गया सेकंड टाइप का लीवर। बीच में अगर एफर्ट लगता हो, जैसे चिमटा, तो ये चिमटा है, ऐसे चिमटे में यहाँ पे तुमने पकड़ रखे हैं अंगारे, शोले, ये शोले हैं, और यहाँ तुम्हारा अंगूठा लगेगा, यहाँ पर तुम्हारी उंगलियां लगेंगी, ठीक है। इस तरह से तुम इसे आराम से ऐसे पकड़ रहे होगे, तो तुम्हारा जो एफर्ट है वो बीच में लगेगा। इस बार फलक्रम कहाँ पे है? यहाँ पे, ये रहा। जब ये चिमटा पिचकेगा या खुलेगा तो मूवमेंट इस पॉइंट के चारों तरफ होगी, तो फलक्रम साइड में चला गया, लोड साइड में चला गया, एफर्ट बीच में आ गया। तो अगर एफर्ट यानी जो फोर्स तुमने लगाया वो अगर बीच में है तो हम बोलते हैं कि वो थर्ड टाइप का लीवर है। तो लीवर में इससे ज़्यादा कोई सवाल बेसिकली नहीं पूछा जा सकता। यही है जो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं कि लीवर की टाइप कौन सी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एफर्ट लिख देता हूँ मैं इसको याद ऐसे रखता हूँ, एल्फ एल्फ ऐसे करके याद रखता हूँ, और 3 2 1 ऐसे करता हूँ। तो 3 का मतलब एफर्ट है, 2 का मतलब लोड है, 1 का मतलब फलक्रम है, ठीक है। तो चंदन, थैंक यू सर, बट एनटीपीसी का ही है सर। ओके राहुल, सर इफ आर एंड आई इज गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट पावर? रेजिस्टेंस और करंट दे रखा है, देखो मैंने आपको बोला था पावर होता है आईवी। आप ये बोल रहे हो कि सर करंट तो पेपर में दिया हो लेकिन वोल्टेज पेपर में ना दी हो, उसकी जगह रेजिस्टेंस दिया हो, तो फिर कैसे निकालेंगे? कोई बड़ी बात नहीं, आई और आर दिया हुआ है, पहले वी कैलकुलेट कर लो, वी इक्वल टू आई आर, पहले वी निकाल लो, और वी एक बार आ गया तो फिर से आई वी गुणा कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चैप्टर 5, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कणों के तंत्र या कणों के निकाय, बेसिकली बॉडीज, रिजिड बॉडीज, ठोस निकाय। ओके, तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द सेंटर ऑफ मास। हिंदी में हम इसे बोलते हैं द्रव्यमान का केंद्र। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट माना जाता है, एक ऐसा बिंदु माना जाता है जहां पर किसी वस्तु का सारा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो। रियलिटी में सेंटर ऑफ मास नाम का एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए एक कंसेप्ट डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, और ऐसा मानते हैं कि जहां पे ऑल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पर किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान संकेंद्रित हो। किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान संकेंद्रित हो किसी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मोटे तौर पे कभी कभी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान का केंद्र वहां होगा जहां से मैं इसको काट दूं, 2 टुकड़े कर दूं, तो भी उसके दोनों टुकड़ों का वजन बराबर हो, उसका जो भार 2 टुकड़ों का निकले वो बराबर निकले। और इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा फिर अब आप उसको ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, अब किसी भी दिशा से काटो, अगर आपने कट करके 2 टुकड़े कर दिए तो दोनों टुकड़ों का वजन बराबर होगा। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब
ये जो मैंने आपको बताया कि काट के दोनों टुकड़े बराबर होने चाहिए, टेक्निकली ये डेफिनेशन नहीं है, नॉट डेफिनेशन। ये सिर्फ जुगाड़ है समझने का कि सेंटर ऑफ मास क्या होता होगा। तो एक एप्पल के एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए जमीन के ऊपर एक एप्पल रखा हुआ है और इस एप्पल का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर एप्पल का सेंटर ऑफ मास है, तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप कहोगे कि सर अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो दोनों टुकड़ों का वजन बराबर नहीं आता। ठीक है, मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो भी तुम नहीं मानोगे। तुम कहोगे सर अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो दो टुकड़ों का वजन बराबर नहीं आता। अगर मैं बोल दूं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो हो सकता है तुम मान जाओ। तो अब तुम चाहे उसको ऐसे काट लो, दोनों टुकड़ों का वजन बराबर आया। तुम चाहे इसको ऐसे काट लो तो भी दोनों टुकड़ों का वजन बराबर आएगा। चाहे ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, वजन हमेशा बराबर आएगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं द सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान का केंद्र। लेकिन उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा ये है, वेयर ऑल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसेंट्रेटेड, जहाँ किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान संकेंद्रित हो। ये डेफिनेशन सिर्फ नाम नाम की है, फालतू। इससे हमारे पेपर में कंसेप्ट, इस डेफिनेशन से पेपर में क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें हैं वो क्या है वो देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसे मिटा रहा हूँ। देखो, वो आपसे कहेगा कि ये जमीन है, इस जमीन पर एक कोई डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे का वजन है 3 किलोग्राम। ये कोई दूसरा डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे का वजन है मान लीजिए 5 किलोग्राम। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो अगर ये डब्बा मुझसे 10 मीटर दूर है और वो डब्बा मुझसे मान लीजिए 25 मीटर दूर है, तो इस और इस डब्बे का सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान का केंद्र कहाँ होगा? इस डब्बे का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस डब्बे के अंदर। इस डब्बे का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस डब्बे के अंदर। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक वस्तु मान लूं कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक चीज हो, मान लीजिए उन दोनों को मैंने धागे से बांध दिया। अब मैं कहूंगा ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ ट्रेन, ये एक ट्रेन है, तो उस ट्रेन का सेंटर ऑफ मास मुझसे कितने मीटर दूर होगा, ऐसे पेपर में पूछ लेगा। तो वहां पर आपका फॉर्मूला ये है, आप इसकी दूरी को मान लीजिए r1, इसकी दूरी को मान लीजिए r2, उसका वजन मान लीजिए m1, उसका वजन मान लीजिए m2। तो आपको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान का केंद्र निकालने का फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, m1r1 प्लस m2r2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, जहाँ m1 है पहले वाले का वजन 3 किलोग्राम, r1 है पहले वाले की पोजीशन 10 मीटर, तो 3 और 10 30, प्लस m2 5 किलोग्राम और r2 25, तो 25 पंजे 125 बटे m1 प्लस m2 यानी 8 किलोग्राम, इतने मीटर दूर होगा। तो 155 बटे 8 मीटर दूर मुझसे, तो यहाँ कहीं सॉरी, यहाँ कहीं वो सेंटर ऑफ मास होगा मुझसे 155 बटे 8 मीटर दूर। तो सेंटर ऑफ मास आ गया। नॉर्मली इन दोनों वस्तुओं के ठीक बीच में सेंटर ऑफ मास हो जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए इन दोनों की जो दूरी थी उसको एग्जैक्ट बीच में से अगर मैंने बांटा 50-50 तो ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास उस बीच के हिस्से पर ही हो। दरअसल इनमें से एक वस्तु हल्की है और एक वस्तु भारी है। ऐसे में सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी वस्तु की तरफ होता है, वो यहाँ कहीं होगा, वो बीच में नहीं होगा, वो भारी वस्तु की तरफ सरका हुआ होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, तो सेंटर ऑफ मास अक्सर भारी वस्तु की तरफ होता है। देखते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से एक दो चीजें हैं जो हमें समझनी है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। पहली चीज, सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी वस्तु की तरफ होता है, इंक्लाइन टूवर्ड्स
हैवियर ऑब्जेक्ट। जो वस्तु ज्यादा भारी होती है सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो इंक्लाइंड होता है इसका क्या मतलब कि मान लीजिए ये कोई स्क्वायर मेटल की प्लेट है, स्क्वायर, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अगर आप चाहो तो आप सेंटर पे वहाँ पे उसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोटबुक को, किताब को अपनी उंगली पे घुमाते हैं। स्कूल में मेरी क्लास में बहुत सारे बॉयज थे जो किताब ऐसे ली, ऐसे उंगली पे रख लेते थे, तो वहाँ पे उसको घुमाते थे, तो उंगली पे उस पॉइंट पे वो चीज़ बैलेंस की जा सकती है। वो सेंटर ऑफ मास वहाँ कहीं होगा उस धुरी पे। लेकिन अगर वो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर उस किताब को घुमाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ बैलेंस नहीं हो सकती। हमें दोनों तरफ वजन बराबर चाहिए, तो ऐसा पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। अब मान लीजिए इसके जैसे 4 अलग अलग हिस्सों से मिलकर ये बनी है, ठीक है, ऐसे। अब इनमें से कोई एक टुकड़ा मैं काट के फेंक दूं, ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा था पहले, लेकिन अब ये ऐसा हो गया है, तो आपने इसमें से एक टुकड़ा काट के फेंक दिया, अब आपने उसको ये बना दिया। तो इस नए ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, इसके द्रव्यमान का केंद्र कहाँ होगा? तो अब वो बीच में यही हो ये जरूरी नहीं है। अब वहां सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो हिस्सा तो इस हिस्से को बैलेंस कर लेगा, लेकिन ये हिस्सा उस हिस्से को बैलेंस नहीं कर पाएगा, एक तरफे बोझ बना देगा। तो अगर आप सेंटर पे अभी भी उसको बैलेंस करोगे तो एक तरफ वो लुढ़क जाएगा। तो सेंटर अब यहाँ नहीं हो सकता। अब वो सेंटर कुछ यहाँ मिलेगा, वो थोड़ा सा भारी हिस्से की तरफ सरक गया है। हल्कापन जहां भी तुमने पैदा किया था उस हल्केपन से वो दूर भागा है, तो सेंटर ऑफ मास भाग कर यहाँ कहीं आ जाएगा। कि अगर आप अब इस पॉइंट पर बैलेंस करेंगे तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं ये ऊपर वाला ये हिस्सा भी काट के फेंक देता हूँ, तो अब आपके पास शेप बची सिर्फ ये, सिर्फ 2 टुकड़े बचे, ऊपर वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इस वस्तु का सेंटर अब वहां भी नहीं होगा जहां पहले था, वो सेंटर भी भाग के इधर आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब आपने ऊपर वाला एक हिस्सा काट के फेंक दिया, तो सेंटर ऑफ मास भाग के फिर कहीं दूर चला गया। अब आप इस टुकड़े को भी काट के फेंक दो, तो अब आपके पास जो बचा वो सिर्फ ये बचा। तो अब सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहां नहीं होगा, वो फिर भागेगा हल्केपन से दूर और भारीपन की तरफ। तो सेंटर हमेशा हल्की जगह से दूर भागता रहेगा, भारी जगह की तरफ सरकता रहेगा। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल कि वो हल्केपन से दूर भागता है, भारीपन की तरफ जाता है। इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, वृत्त। इस सर्कल के बीच में से मैंने एक टुकड़ा काट के फेंक दिया, तो इतना टुकड़ा मैंने काट के फेंक दिया, तो जो मटेरियल बचा है वो सिर्फ ये बचा है, इतना सा, इतने सा हिस्सा बचा हुआ है। अब इसका सेंटर कहाँ है, इसका द्रव्यमान का केंद्र कहाँ होगा? ये मैं जानता हूँ कि सिर्फ यहीं कहीं वो बैलेंस किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर तो पदार्थ ही नहीं है। अगर वहां पर मैं उंगली रखकर इसको बैलेंस करूंगा तो वो तो चीज गिर जाएगी, तो वहां बैलेंस तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी सेंटर वही माना जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पर बीच में से कोई पतला सा धागा भी जा रहा होता और उस धागे के ऊपर उसे बैलेंस किया जाता तो बैलेंस वही होता उसी पॉइंट पे। तो इसका सेंटर जहां हो वहां ये जरूरी नहीं कि पदार्थ भी हो। तो सेकंड पॉइंट, मटेरियल मे बी एब्सेंट एट सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान के केंद्र पर पदार्थ अनुपस्थित हो सकता है, कि वहां पदार्थ ना हो, ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ इसका सेंटर होगा। अब यहाँ से चाहे आप धागा ऐसे बांध लो चाहे धागा ऐसे बांध लो, वो बैलेंस इसी पॉइंट पर होगा। अब मान लीजिए आपने इसमें से कोई एक तरफ का कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा काट के फेंक दिया, इतना सा हिस्सा काट के फेंक दिया, तो पहले ये O बना हुआ था, अब ये C बना हुआ है। तो इतना टुकड़ा अब आपने फेंक दिया अगर, तो सेंटर किधर जाएगा? तो मेरा आंसर है वो हमेशा हल्केपन से दूर भागेगा। अब यहाँ हल्का है तो इस वस्तु का सेंटर थोड़ा सा खिसक के इस तरफ आ जाएगा, वो यहाँ कहीं आ जाएगा, इधर आ गया। आप वहां से और हिस्से काट काट के फेंकते रहो, ऐसे कर दो, तो सेंटर और खिसक के इधर आ जाएगा। आप और काट के फेंक दो,
तो सेंटर हो सकता है इस वस्तु के यहीं कहीं आ जाए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सेंटर वस्तु के अंदर ही हो। अब मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये आपको नमस्ते कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। जो जापानीज लोग होते हैं बड़ा आदर सम्मान देते हैं, तो ऐसे झुक के करते हैं, हेलो हेलो ऐसे करेंगे। तो अभी आदमी ऐसे झुका हुआ है और इधर से ये, ठीक है, ये भी झुके हुए हैं। तो इसकी बॉडी का सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा, उसकी बॉडी का यहाँ कहीं आ जाएगा। सेंटर ऐसी जगह पे आ गया जहाँ उसके शरीर का कोई हिस्सा ही नहीं है। तो आगे झुकने पर सेंटर आपकी बॉडी से बाहर निकल सकता है। एक ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, मूवमेंट अक्सर सेंटर के हिसाब से ही होती है। सो मूवमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान के केंद्र के अनुसार ही वस्तु की गति होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डस्टर है, ये डस्टर ऐसे किसी टेबल पे रखा हुआ है, ऐसे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था अपना डस्टर, ओके। तो इस डस्टर का कहीं सेंटर ऑफ मास भी होगा, और ये बोर्ड नहीं है, मान लीजिए कोई टेबल है, तो इस टेबल के ऊपर ये डस्टर रखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से आके इस पर फोर्स मार दिया, ऐसे टक करके फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाते ही आगे तो सरकेगा ऑब्वियसली। तो मैंने मान लीजिए फोर्स यहाँ इस पॉइंट पर लगाने की बजाय मैंने फोर्स यहाँ लगा दिया इस पॉइंट पर। तो बीच में फोर्स नहीं लगाया, वो फोर्स भी ऐसी जगह लगा दिया जो सेंटर पे नहीं है। तो ऑब्वियसली ये अब रोटेट भी होने लगेगा, घूमता भी जाएगा, लेकिन जाएगा उसी दिशा में जिस दिशा में सेंटर है, और वो सेंटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो थोड़ी देर के बाद ये डस्टर ऐसे हो जाएगा इस तरह से, फिर थोड़ी देर के बाद ये डस्टर ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये रोटेट होता रहेगा, लेकिन सेंटर उसी लाइन पर रहेगा जिस लाइन पर वो पहले था, ठीक है। तो जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया है, सेंटर उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर चलेगा। पॉइंट नंबर 4, अगर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जैसे एक बड़ा डब्बा है, एक कोई छोटा सा डब्बा है। इन दोनों डब्बों के बीच में मैंने एक स्प्रिंग लगा रखा है। इन दोनों का सेंटर अपना अपना यहाँ होगा, इस डब्बे का सेंटर यहाँ है, इस डब्बे का सेंटर यहाँ है, लेकिन इन दोनों का कुछ कंबाइंड सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, m1r1 + m2r2 बटे m1 + m2, ऐसा फॉर्मूला सिखाया था। उसके अनुसार कहीं ना कहीं इनका एक कंबाइंड सेंटर भी होगा। वो जहाँ कहीं भी होगा वहाँ मान लीजिए छोड़ दिया आपने। उसके बाद ये स्प्रिंग लगाया, तो स्प्रिंग लिया, खींचा, अटकाया और छोड़ दिया। तो छोड़ते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ये भी इधर सरकेगा, वो भी इधर सरकेगा। ये हो सकता है लेकिन थोड़ा सा सरके। जो डब्बा भारी है वो कम सरकेगा, वो इतना ज्यादा आगे नहीं आएगा। जो डब्बा हल्का है वो ज्यादा भागेगा, वो बहुत आगे आएगा। लेकिन दोनों का जो सेंटर है वो वहीं रहेगा जहां वो पहले था। इसका सेंटर खिसक के कहीं और आ गया, आगे बढ़ गया। इसका सेंटर खिसक के कहीं और आ गया, आगे बढ़ गया। लेकिन जो कंबाइंड सेंटर है वो अपनी लोकेशन नहीं छोड़ता। सो सेंटर डज नॉट चेंज, कंबाइंड सेंटर पोजीशन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। आंतरिक बलों की वजह से केंद्र अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। ये आंतरिक बलों का क्या मतलब है? इंटरनल फोर्सेस का मतलब ये है कि डब्बे ने फोर्स लगाया उस डब्बे पे, उस डब्बे ने फोर्स लगाया इस डब्बे पे स्प्रिंग की मदद से, लेकिन ये फोर्सेस इन दोनों का आपस का मामला था, कोई बाहर से तो नहीं आया। ये मियाँ है, ये बीवी है, मियाँ बीवी का अपना आपस का मामला है, इंटरनल फोर्सेस है, सेंटर चेंज नहीं होगा। कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स तो मान लो ये आपस का था, एक्सटर्नल अगर होता तो, यदि कोई बाह्य बल होता तो फिर कंबाइंड सेंटर भी सरक सकता है कि मैं आऊं और मैं इस डब्बे को उठा के टेबल पे रख दूं,
तो उनके साथ साथ सेंटर भी चला गया। तो सेंटर शिफ्ट किया जा सकता है अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो, बाह्य बल लगाया जाए तो, लेकिन जब तक ये इंटरनल फोर्सेज हैं, आंतरिक बल है, सेंटर चेंज नहीं होता। अगली चीज, डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ग्रह और उपग्रह की परिभाषा। अब जैसे धरती है और ये धरती के चारों तरफ चांद घूमता है, तो अर्थ, मून, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये है दूर कहीं एक प्लेनेट जिसका नाम है प्लूटो, और ये उसका चक्कर काट रहा है, उसके चारों तरफ कोई चांद जिसका नाम है कैरोन। ठीक है। अब धरती का सेंटर यहाँ है, चांद का सेंटर यहाँ है, और इनका कंबाइंड सेंटर यहाँ है। प्लूटो का सेंटर यहाँ है, कैरोन का सेंटर यहाँ है, और इनका कंबाइंड सेंटर यहाँ है। अब अंतर सा देखो, इसमें कंबाइंड जो मिलने के बाद जो सेंटर बना है वो पृथ्वी की सतह के भीतर घुस चुका है, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, करीबन 1000 किलोमीटर अंदर है वो। कैरोन और प्लूटो का जो कंबाइंड सेंटर है, मिलाने के बाद वो प्लूटो से बाहर है। अब जब धरती और चांद घूमेंगे तो दोनों इस बिंदु के गिर्द घूमेंगे। चांद धरती का चक्कर नहीं काटता है, चांद इस सेंटर का चक्कर काटता है, कंबाइंड सेंटर का। तो कुछ वक्त के बाद चांद यहाँ होगा, फिर कुछ वक्त के बाद चांद यहाँ होगा, फिर कुछ वक्त के बाद चांद यहाँ होगा, फिर वो यहाँ होगा, फिर वो यहाँ होगा। यानी वो धरती के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, वो उस सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। उसको सेंटर का चक्कर काटने में इंटरेस्ट है, ना कि धरती का चक्कर काटने में। तो चांद घूमता जाएगा और उस सेंटर का चक्कर काटता जाएगा। इसी तरह से धरती भी घूमती रहेगी। धरती यहाँ है, कुछ समय के बाद धरती का सेंटर यहाँ होगा, तो पृथ्वी की पोजीशन ये होगी। फिर धरती का सेंटर यहाँ होगा, फिर पृथ्वी की पोजीशन ये होगी। फिर धरती का सेंटर यहाँ होगा, फिर पृथ्वी की पोजीशन ये होगी। तो इस तरह से धरती भी अपना सेंटर बार बार चेंज करती रहेगी। धरती अलग अलग पोजीशन पर घूमती जाएगी इस तरह से। तो चांद भी उस सेंटर के चारों तरफ घूमता है, धरती भी उस सेंटर के चारों तरफ घूमती है। पर चूंकि वो सेंटर धरती के अंदर ही है, तो धरती घूमती हुई इतनी क्लियर पता नहीं चलेगी। जैसे मान लीजिए डस्टर है, मैं इस डस्टर के यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कील ठोक दूं इसमें बोर्ड में, तो ये मैंने उस पर यहाँ से कील ठोक दी। अब ये डस्टर अगर उस कील के चारों तरफ घूमेगा, तो चूंकि वो पॉइंट डस्टर के अंदर ही है, तो सर्कल चक्कर काटता हुआ नजर नहीं आएगा, रोटेशन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कोई दूसरी चीज है, वो भी घूमेगी, वो चक्कर काटती हुई नजर आएगी। ऐसे में चांद को हम बोलेंगे वो सैटेलाइट है, उपग्रह। धरती को बोलेंगे हम वो प्लेनेट है, ग्रह। प्लूटो के केस में मामला अलग है। प्लूटो के केस में सेंटर बाहर है, तो जब प्लूटो थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा और कैरोन वहां होगा, तो प्लूटो का सेंटर इधर, वो घूम के यहाँ आ चुका है। कैरोन का सेंटर उधर, वो घूम के वहां जा चुका है। दोनों क्लियरली उस कंबाइंड सेंटर का चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। तो वो दोनों ऐसे लगेंगे जैसे ऐसे घूम रहे हैं, एक इनविजिबल, एक अदृश्य बिंदु का चक्कर काटते हुए साफ तौर पर दिखेंगे। ऐसे में फिर किसी भी एक को सैटेलाइट नहीं बोल सकते हैं, फिर इसे भी प्लेनेट बोलेंगे और इसे भी प्लेनेट बोलेंगे। दोनों को ग्रह कहा जाएगा, दोनों में से किसी को भी सैटेलाइट नहीं बोला जाएगा। ऑब्वियसली दिस वाज ऑल्सो सब्जेक्ट टू कि दोनों का प्लेनेट की डेफिनेशन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग है, उस पर भी ये खरा उतरे। पर फिर बाद में पता चला कि भाई प्लूटो ही प्लेनेट नहीं है, तो फिर कैरोन तो प्लेनेट हो ही कैसे सकता है। अब दोनों ही प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिए, उसकी एक अलग रीजन है, वो है सन 2006 में बनाई हुई उनकी डेफिनेशन कि प्लेनेट्स होते कौन से हैं। बट बेसिकली कम से कम इतना पता है कि कैरोन को प्लूटो की सैटेलाइट नहीं कहा जा सकता।
तो अगर आपको कोई ये बोले मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, बिल्कुल कहा जाएगा, टेक्निकली करेक्ट है। लेकिन कोई ये बोले कि कैरॉन इज द सैटेलाइट ऑफ प्लूटो, तो टेक्निकली वो गलत है, क्योंकि सेंटर उससे बाहर है। ठीक, तो एक बेसिक बातें हैं सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान के केंद्र से संबंधित। अब यहाँ से कुछ एक दो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए जो हैं उनके बारे में आइडिया लेते हैं। देखो, तो एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है, बोलता है कि एक तोप है, उस तोप में से एक बम का गोला फायर किया और बम का गोला यहाँ जाकर गिरने वाला था, लेकिन किसी वजह से बम का गोला यहीं रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया, वो वहीं पे फट गया और उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा उधर गया, एक टुकड़ा इधर आया। तो जिस रास्ते वो जा सकता था अब वो उस रास्ते पर नहीं जाएगा, उस रास्ते पर तो जाने के लिए अब कोई बचा ही नहीं है। दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इससे आगे जाके गिरेगा, एक टुकड़ा इसके पीछे आके गिरेगा। तो ये यहाँ गिरा, ये यहाँ गिरा। फिर पूछेगा कि बताइए इनका जो कंबाइंड सेंटर है कि 5 किलोग्राम का बम था, मान लीजिए 3 किलोग्राम का यहाँ गिर गया, 2 किलोग्राम का यहाँ। फिर कहेगा कि M1R1 प्लस M2R2 बटे M1 प्लस M2 लगाने के बाद कंबाइंड सेंटर कहाँ आ जाएगा। तो मैं कहूँगा सेंटर उनका वहीं होगा जहाँ ओरिजिनली बम को गिरना चाहिए था, सेंटर वहीं मिलेगा। एक तो ये अपना आंसर है। ऐसे ही एक मिलता जुलता सवाल आता है नाव वाला। बोलता है कि एक नाव है, नाव के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, तो आदमी का सेंटर यहाँ पर है, नाव का सेंटर यहाँ है, दोनों का कंबाइंड सेंटर मान लीजिए यहाँ है। फिर ये आदमी उठा, पानी में है ये नाव, ठीक है, रुकी हुई है, स्टेशनरी फंसी हुई है नाव, कई महीनों से यही आदमी पानी में फंसा हुआ है। उठा, उठकर पैदल पैदल चल के उस किनारे पर जाके बैठ गया। तो इससे जो कंबाइंड सेंटर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। जो गलत आंसर है वो है कि आदमी उधर चला गया तो कंबाइंड सेंटर भी उधर चला जाएगा। ये गलत आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक बलों की वजह से कभी भी सेंटर शिफ्ट नहीं हो सकता। तो होगा क्या, आदमी उधर जाएगा, नाव इधर आ जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वो नाव अब वहाँ रहेगी नहीं, नाव ही यहाँ आ जाएगी और आदमी यहाँ, नाव का सेंटर यहाँ पर, आदमी का सेंटर यहाँ पर, कंबाइंड सेंटर अब भी वहीं होगा जहाँ वो था, वो चेंज नहीं होगा। तो आदमी दाएं बाएं चलता रहे, नाव के अंदर ही, सेंटर शिफ्ट नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। फिर सेंटर ऑफ मास से और कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। ये टॉपिक फिनिश है। यहाँ तक आपके कुछ डाउट्स वगैरह जो भी हैं मैं एक बार वो पढ़ लेता हूँ, फिर इसमें अगला पार्ट करते हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह। राहुल बोलते हैं कि सर इफ यू कट 2 इक्वली पार्ट्स देन पॉइंट मे बी मोर देन 2। राहुल, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जहाँ हर दिशा से काटने पर भी बराबर वजन निकल आए, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। प्रदीप पूछते हैं सर किसी भारी छड़ को बीच से उठाना आसान होता है लेकिन एक किनारे से पकड़कर उठाना मुश्किल होता है, क्यों सर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो है ही नहीं कि एक किनारे से उठाना मुश्किल है, वो तो बराबर ही होता है दोनों तरफ से। विजय बोलते हैं हैवी के पास क्यों होता है। हैवी के पास होता है वेटेड एवरेज नाम की एक चीज होती है, वेटेड एवरेज। उस वजह से अभी वेटेड एवरेज मैं आपको नहीं डिटेल में सिखा सकता, अगर आपको जानना हो तो फिर आप खुद नेट पे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। ऐश्वर्या आशीर्वाद बोलते हैं रिटन बिहाइंड योर टी शर्ट इज ए ब्रांड नेम और व्हाट। ब्रांड नेम तो नहीं होगा वो, मे बी वो ऐसे ही कुछ लिखा होगा। आई डिडंट पे अटेंशन टू व्हाट्स रिटन ओवर देयर। प्रदीप बोलते हैं सर किसी भारी छड़ को, अच्छा ठीक है। चंदन बोलते हैं सर त्वरण के साथ इनिशियल स्पीड कैसे ऐड हो सकता है, आपने 7/2 बताया। आपने फॉर्मूला सुना होगा v = u + at। तो मैंने त्वरण के साथ इनिशियल स्पीड को ऐड कर दिया, लेकिन ऐड करने से पहले मैंने t से गुणा किया 10 सेकंड से, 10 सेकंड तक हुआ ना वो, तो 10 सेकंड से गुणा किया। शुभ करण पूछते हैं सर हिंदी में भी लिखा करो।
हिंदी में वैसे तो मैं लिखता हूँ, लगभग सारी चीज़ें ही हिंदी में लिखता हूँ, जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हिंदी में लिख देता हूँ, लेकिन जो वर्ड्स टेक्निकल नहीं है, जो नॉर्मल लैंग्वेज के शब्द हैं, अब उनको हिंदी में मैं नहीं लिखता, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी इंग्लिश तो सबको आती ही होगी। ठीक है सर, 3 नंबर वाला बताइए। रजनीश बोलते हैं 3 नंबर वाला, कौन सा 3 नंबर वाला? यहाँ तो मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिया है। आशीर्वाद बोलती हैं सर बोट वाला और मेन वाला, फिर से समझा दीजिए। मेन नहीं है, मैन है। एक तो मैन की स्पेलिंग गलत लिखी आपने, बट एनीवे देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये है नाव, ये है आदमी। तो ये आदमी उठा, अब दूसरी तरफ चलेगा, तो हम ये सोचते हैं कि वो जाएगा टक 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 टक, और नाव वहीं रह जाएगी, जबकि ये सच नहीं है। सच्चाई में ये है कि आदमी चलेगा, उधर जाएगा, तो सिर्फ आदमी नहीं जाएगा, नाव भी थोड़ी सी पीछे आएगी, तो दोनों के दोनों मूव हो रहे होते हैं। तो आदमी पीछे नाव आगे, आदमी आगे नाव पीछे, आदमी पीछे नाव आगे, नाव आगे आदमी पीछे, लेकिन जो कंबाइंड सेंटर है वो जहां था वहीं रहेगा। एक्सक्यूज मी। ओके सर, कंबाइंड फोर्स वाला फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर दीजिए। कंबाइंड वाला फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कंबाइंड सेंटर कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान का केंद्र, उसकी पोजीशन होती है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। मटेरियल मे बी एब्सेंट एट सेंटर ऑफ मास, रजनीश ने लिखा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई खोखली फुटबॉल है या कोई कड़ा है, आपने कोई कड़ा पहन रखा है, तो इस तरह से कोई सर्कुलर रिंग, कोई कड़ा या कोई चूड़ी है, अब उसका सेंटर जहां पर होगा वहां पे मटेरियल नहीं है, वहां तो खाली पड़ा है। कब है गुरुदेव एनटीपीसी एग्जाम? भाई मुझे भी नहीं पता, अभी आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि आ गया है एग्जाम का डेट। लोड का एग्जाम वापस समझ ना था। लोड का एग्जाम शायद ये लीवर का लोड का एग्जाम्पल बोल रहे हैं। अब तो टॉपिक बहुत पीछे चला गया यार, अब उसको रिपीट करेंगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। उसको आप वीडियो को दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना फिर उसमें। ओके तो सेंटर ऑफ मास हो गया। अब इसमें हमें देखना है द लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन, इनमें अंतर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं रेखीय गति और घूर्णन गति। तो लीनियर मोशन, रोटेशन मोशन, ये 2 तरह के हमारे पास मोशन है। लीनियर मोशन में होता है किसी चीज का भागना, रोटेशन मोशन में होता है किसी चीज का घूमना। तो इनमें सिर्फ एक चीज ही ऐसी है जो कॉमन होती है, वो है द टाइम, समय। टाइम, समय, सेकंड में उसे मेजर करते हैं, उसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों में सेम है। इसके अलावा अब बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट होती चली जाएंगी। जैसे यहां पर होता है किसी भी वस्तु का मास, हिंदी में हम उसे बोलते हैं द्रव्यमान, और उसे किलोग्राम में मापा जाता है। यहां पर होता है किसी वस्तु का एंगुलर मास, हिंदी में हम उसे बोलते हैं कोणीय द्रव्यमान। इसी का नाम होता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का घूर्णन। आप ये टेबल बना लेना साथ साथ, क्योंकि ये पूरी की पूरी टेबल एक बोर्ड पर नहीं आएगी, ये 2 बार 3 बार मिटाना पड़ेगा। तो मैं मिटाता चला जाऊंगा और फिर आप साथ साथ लिख नहीं पाओगे, या स्क्रीनशॉट तो आप वैसे भी नहीं ले पाओगे अपनी ऐप में। तो इसको वो करते रहो, साथ साथ नोट करते रहो। तो इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड। मास
उसको ही हम इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व। तो किसी वस्तु में जितना मास, जितना ज्यादा इनर्शिया, उसे सरकाना उतना मुश्किल। वस्तु में एंगुलर मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा, उसे घुमाना उतना मुश्किल। अगला है फिर इसमें द डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में नापते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि कोई वस्तु कितने मीटर आगे सरक सकती है या कितने मीटर चल चुकी है। यहां पर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कोणीय विस्थापन, और इसको हम रेडियन में मापते हैं। तो यहां पर है कोई ऑब्जेक्ट था, वो यहां से यहां चला गया, कितना मीटर चला गया, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, वो पहले यहां थी, अब वो घूम के यहां आ गई, तो वो कितना एंगल घूम गई, उस एंगल को रेडियन में नापते हैं, उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मार्कर है, ये मार्कर इस पोजीशन से सरक के उस पोजीशन पे चला गया, तो मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट। कोई कार है, वो यहां से चल के वहां चली गई, तो मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ये मार्कर इस पोजीशन से ऐसे हो गया, तो ये सरका तो नहीं अपनी जगह से, वो यहां था, ऐसे था, अब वो ऐसे है, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन बदल गया, तो कितने एंगल वो रोटेट हुआ, तो मैं निकालूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पंखा है, घूम गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ, ऊपर वाला मिटाऊंगा, जल्दी से इसे नोट कर लो, तब तक टी टाइम। ठंडक कमरे में क्या ऑन ही नहीं है ना, वो एसी नहीं चल रहा। पीछे वाले उसमें भी गर्मी है, इसमें चलता तो लग तो नहीं रहा मुझे, ठंडक तो यहाँ भी नहीं लग रही। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर एक होता है द वेलोसिटी, यानी वेग। इसे हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं, v। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। आप ये ध्यान देखते रहना कि किसके ऊपर मैं एरो लगा रहा हूँ, किस पर नहीं। इससे पीछे मैंने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगाया था और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर तीर लगाया था। वो दोनों के दोनों सदिश राशि थी, यानी वेक्टर क्वांटिटीज। और उससे पहले मैंने टाइम पर और मास पर तीर नहीं लगाया था, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटीज थी, अदिश राशि। अब यहाँ मैं वेलोसिटी पर तीर लगा रहा हूँ, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही यहाँ पर होती है एक एंगुलर वेलोसिटी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं कोणीय वेग। तो वेलोसिटी का मतलब है कोई चीज कितनी तेज भाग रही है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कोई कितनी तेज घूम रही है, तो उसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड। कि एक सेकंड में 15 रेडियन घूम गया, तो ऐसा आप कुछ बता सकते हैं। ठीक है। फिर है इसमें एक्सेलरेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं त्वरण। इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी कितना बदल गई, हर सेकंड वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो जितना जल्दी जल्दी वेलोसिटी बदलती है, उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन माना जाता है। अब वेलोसिटी कैसे बदल सकती है? तीन तरीके से। या तो जो भागने की स्पीड है वो बढ़ जाए, या भागने की स्पीड घट जाए, या वस्तु भागने की दिशा बदल ले, वो किसी दूसरी दिशा में भागने लग जाए। ऐसे ही यहां पर होता है एक एंगुलर एक्सेलरेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं कोणीय त्वरण, और इसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो जैसे एक्सेलरेशन का मतलब था तीन तरह से वेलोसिटी का चेंज होना,
वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है तीन तरह से एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना। यहाँ अगर भागने की स्पीड बढ़ गई तो भी एक्सेलरेशन है, घूमने की स्पीड बढ़ गई तो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर भागने की स्पीड घट गई तो भी एक्सेलरेशन है, घूमने की स्पीड घट गई तो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, भागने की दिशा बदल गई, वो दूसरी दिशा में भाग रही है तो भी एक्सेलरेशन होगा, घूमने की दिशा बदल गई, वो पहले ऐसे घूम रही थी अब वो ऐसे घूम रही है तो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मेरी 9:30 से 11 नहीं है यहाँ पे, फिर मेरी 11 से वापस शाम के 4 बजे तक है। हाँ ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी तीन तरह से बदल सकती है, पिकअप हो सकता है, ब्रेक लग सकता है, दिशा बदल सकती है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब यहाँ तक कुछ बेसिक बातें हमने कवर कर ली। आगे अब हम फॉर्मूलों के आधार पर चलेंगे। जैसे अगर मैं m को a से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा? तो चूंकि m मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, मास यानी इनर्शिया, एक्सेलरेशन में यहाँ बता चुका हूं त्वरण, ऐसे ही वहां m की जगह होगा I, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और a की जगह पर होगा अल्फा, द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वहां क्या मिलेगा? तो यहाँ होगा ma इज इक्वल टू फोर्स, हिंदी में हम इसे बोलते हैं बल, और उसकी यूनिट है न्यूटन। ऐसी वहां पर जो चीज मिलेगी उसे हम बोलते हैं टॉर्क, हिंदी में हम इसे बोलते हैं बल आघूर्ण, और उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो फोर्स करता क्या है? फोर्स वो है जो एक्सेलरेशन कर दे, फोर्स वो है जो वेलोसिटी बदल दे, टॉर्क वो है जो एंगुलर एक्सेलरेशन कर दे, टॉर्क वो है जो एंगुलर वेलोसिटी बदल दे। लेकिन किसी चीज को भागते रहने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है, तो किसी चीज को घूमते रहने के लिए टॉर्क की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी बदलने के लिए फोर्स चाहिए, सिर्फ उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलने के लिए टॉर्क चाहिए। ठीक है। अगली चीज mv, ये क्या बनेगा? ये हम पीछे देख चुके थे, इसे हम बोलते थे मोमेंटम, हिंदी में हम इसे कहते हैं संवेग, और इसकी यूनिट होती थी या तो न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दोनों एक ही चीज थी। ऐसे ही यहाँ पर m की जगह यहाँ होगा I, और v की जगह यहाँ होगा v की जगह ओमेगा, क्योंकि यहाँ v होता है तो यहाँ ओमेगा होता है, जिसमें से m इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, v इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, p इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, I इज ए टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर शब्द अब आपके सामने पहली बार आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेंसर, I इज टेंसर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का आघूर्ण एक टेंसर राशि होती है। ये ना वेक्टर है ना स्केलर है, ना तो अदिश है ना ही सदिश है, ये टेंसर क्वांटिटी है। और टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत हाई लेवल की चीज है, इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ रट्टा मार लो, आई इज ए टेंसर क्वांटिटी, ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो भी बना था उसे हम बोलते थे मोमेंटम यानी संवेग। यहाँ जो कुछ भी बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इतना सा लिख लो, फिर और आगे चलते हैं। यहाँ तो कोई खास डाउट्स? चंदन बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। बाल कृष्णा पूछते हैं मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का होता है? हर वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता ही है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी एक मैग्नीट्यूड होता है। विजय बोलते हैं सर मैम ने टी नहीं दी।
भाई मैम का सुबह सुबह ऑफिस खुद का होता है, तो यूजुअली हम दोनों के पास टाइम नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग हम दोनों तैयार हो रहे होते हैं, कभी वो चाय बना देती है, कभी मैं बना देता हूँ। अशीरवा बोलते हैं सेंटर ऑफ मास विल चेंज विद द मूवमेंट ऑफ मैन एंड स्टोन। मैन एंड स्टोन, शायद आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि एक आदमी ने एक पत्थर फेंका तो क्या अब सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? वेल, गिवन दैट कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। लेकिन रियलिटी में जब आप नॉर्मली धरती पे खड़े होकर पत्थर फेंकते हैं तो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं, वहां पर अर्थ का फ्रिक्शन आपके पैरों के ऊपर लग रहा होता है, तो वो पूरी की पूरी डायनेमिक्स को चेंज कर देता है। सुरसा सुरसा पूछते हैं सर वी डब्ल्यू इक्वल टू वी आर, इज इट राइट? वी इक्वल टू आर ओमेगा, नहीं आपने उल्टा लिख दिया है, डब्ल्यू बाई आर इज इक्वल टू वी, सॉरी डब्ल्यू आर इक्वल टू वी, आपको ऐसे लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ, वी में और ओमेगा में, इनमें रिलेशन ये होगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जबकि आपने जो लिख दिया था वो लिख दिया था आर इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, वो उधर मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो इस अल्फा में और इस ए में रिलेशन एक आर का है, इस ओमेगा और इस वी में एक रिलेशन आर का है, ऐसे होता है फॉर्मूला। उमाकांत बोलते हैं फोर्स, ठीक है। शैलेश गुड मॉर्निंग सर। मुकेश पूछते हैं टेंसर क्या होता है? टेंसर नहीं बता सकते भाई मुकेश, हमारे लेवल से काफी ऊपर है, हमें सिर्फ आंसर याद रखना है कि 3 टेंसर क्वांटिटीज हैं जो हमारे पेपर में आती है। फर्स्ट टेंसर क्वांटिटी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपके सामने मैंने पेश कर दी। सेकंड टेंसर क्वांटिटी जो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन का सूचकांक। और थर्ड टेंसर क्वांटिटी स्ट्रेस, ठीक है। तो ये तीनों हमें बस याद रखने हैं, टेंसर होते हैं, लेकिन हम टेंसर की डिटेल नहीं पढ़ते। विजय बोलते हैं सर डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए साइंस किस लेवल की पढ़नी चाहिए? टीजीटी के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन तक की तो आनी ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप टीजीटी पढ़ा रहे हो और आपको सिर्फ 12वीं तक की आती है, हाई लेवल की तो आनी ही चाहिए। पेपर लेवल कैसा है वो वेरी करता रहता है, तो मैंने कभी DSSB का पेपर उठा के देखा नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया। शैलेश बोलते हैं सर मैग्नीट्यूड बताएं सर जी। शैलेश, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस ऑफ अ वेक्टर उसके बारे में हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। उमाकांत पूछते हैं ये एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में कैसे पूछेगा, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हीं से आपको अंदाजा आ गया होगा कि इनसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा, कन्वर्जन पूछ लेगा। एक फॉर्मूला पूछा था किसी स्टूडेंट ने भी थोड़ी देर पहले मेरे से कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, तो मैंने उस टाइम पे आंसर दिया था आज ही की क्लास में, एंगुलर मोमेंटम उसका आंसर है, ठीक है, इस तरह से। और उमाकांत पूछते हैं सर लीनियर और रोटेशन मोशन को एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो वही सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है। कपिल प्रेमी बोलते हैं सर मैम किस जॉब को करती हैं? शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो उसने कभी एग्जाम क्लियर किया था एंड शी इज एट बी ग्रेड ऑफिसर है वो। शशांक बोलते हैं सर DIR ऑफ वोमेंगा, वोमेंगा DIR ऑफ डब्ल्यू ओमेगा, DIR क्या होता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। क्वेश्चन समझने में इतना जोर पड़ता है मुझे, आप लोग थोड़ा क्लियर लिखा करोगे ना तो मुझे क्वेश्चन समझने में जोर नहीं पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन उन्होंने पूछा है कि ये किस दिशा में होता है। जिस दिशा में चीज भागती है उधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जिस दिशा में चीज घूमती है उधर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब मान लीजिए कोई पंखा है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अब मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे तो नहीं बोल सकता, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है लिखूंगा कैसे मैं शब्दों में? लेट से मुझे किताब में लिखना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं लिखूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इट्स एम्बिगुअस टर्म। एम्बिगुअस का मतलब ये है कि ये मल्टीपल मीनिंग प्रोड्यूस कर सकता है, सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ एक पंखा है आपके और मेरे बीच में, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्लॉकवाइज मेरे क्लॉकवाइज मेरे हिसाब से या तुम्हारे हिसाब से? तो मेरे लिए क्लॉकवाइज ऐसे है, तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज ऐसे है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे में फिर बेटर तरीका ये निकाला जाता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का कि जिस दिशा में चीज घूम रही हो उस दिशा में अपनी उंगलियां चलाओ
उंगलियां चलाई, तो जो अंगूठी की डायरेक्शन है आप वो बता दो, अंगूठे से आप उसकी दिशा बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि ये घूम रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड से बाहर की तरफ। तो अगर मैं कहूँ कोई चीज़ बोर्ड से बाहर घूम रही है तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं कहूँ कोई चीज़ बोर्ड के अंदर घूम रही है तो तुम समझ जाओगे वो ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा आउट और इन से दिखाया जाता है। तो इसके लिए जो रूल है उसे रूल को बोलते हैं द राइट हैंड रूल, सीधे हाथ का नियम, ठीक है। A man can do a lot of things with his right hand. Right hand rule is one of them. Okay. Next is अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हैंड ऑफ द किंग, Valar Morghulis, Valar Doaires, हैंड ऑफ द किंग। देखो भाई, अगला है द पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अगला है द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक, गतिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जैसे हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था mgh, कुछ वैसा ही मिलता जुलता एक फॉर्मूला यहाँ में बना देता हूँ। m क्या है यहाँ पर? द मास, इनर्शिया, जड़त्व। तो यहाँ क्या होगा? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का घूर्ण। फिर यहाँ g है, g इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी एक तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक प्रकार का त्वरण है। तो यहाँ होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। ये एक्सेलरेशन है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। h एक तरह की लंबाई है, एक डिस्टेंस। यहाँ पर v एक तरह का एंगल। तो वहाँ वो मीटर में होगा, वहाँ पर वो रेडियन में होगा। तो आई अल्फा थीटा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसका हमारा फॉर्मूला होता था हाफ mv²। तो 1/2 की जगह 1/2 आएगा, m की जगह i आएगा, v की जगह ओमेगा होगा और स्क्वायर्ड। और दिस होल स्टफ इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पूरा अदिश राशि है, ये भी पूरा स्केलर क्वांटिटी अदिश होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, ऊर्जा हमेशा अदिश होती है। इट्स ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक दो फॉर्मूले और लिख लेते हैं। जैसे हमने एक बार फॉर्मूला किया था S = ut + ½ at²। एक बार किया था V = u + at। एक बार किया था v² - u² = 2as। ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हम यहाँ कर सकते हैं। s की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा, t की जगह टाइम, प्लस की जगह प्लस 1/2, 1/2 a का अल्फा, टाइम का टाइम, v का ओमेगा, इक्वल का इक्वल, u का ओमेगा। अब कंफ्यूजन रहेगा। अब हम देखेंगे कि ये v इसका भी ओमेगा कर दिया, u का भी ओमेगा कर दिया। तो फिर हम सोचेंगे फिर दोनों में फर्क क्या हुआ। अभी आगे होएगा वैसे तो फॉर्मूला, लेकिन ये है वो स्पीड जो बाद में बनी, ये है वो स्पीड जो पहले थी। तो ये है वो एंगुलर वेलोसिटी जो बाद में बनी, ये है वो एंगुलर वेलोसिटी जो पहले थी। तो हम इसको ओमेगा नॉट कर देते हैं। ओमेगा नॉट का मतलब पुरानी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। फिर आगे चलते हैं, a का अल्फा, t का टाइम, v² यानी ओमेगा स्क्वायर्ड माइनस u² यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर्ड = 2 a का अल्फा, s का थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये लिख लो। इसी के साथ ये टॉपिक भी अपना फिनिश हुआ, जो दोनों तरफ हमने कंपैरिजन किया वो। और 9:30 भी हो गए, टाइम भी खत्म हो गया। रवि बोलते हैं सर सुपर से भी ऊपर। ओके, तो क्लास फिनिश करते हैं आज की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।